हेलो फ्रेंड्स, 16 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सेंटर फॉर ट्राइपार्टाइट टॉक्स ऑन गोरखा अनरेस्ट। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ये दार्जिलिंग हिल रीजन में है इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये गोरखा लैंड के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो ये गोरखालैंड एक सेपरेट स्टेट वो डिमांड कर रहे हैं और रीजन यहाँ पे प्रेजेंटली एक पुरानी डिमांड है, पर प्रेजेंटली ये डिमांड प्रोमिनेंटली आई है क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया था, पॉलिसी लाई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नोटिफिकेशन में कहा है कि बंगाली लैंग्वेज दार्जिलिंग हिल रीजन के लिए कंपलसरी नहीं होगी, पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ये ग्रुपिंग ने अब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट राइटिंग में दे कि वो बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी नहीं करेंगे यहाँ पे, और ये भी कि वो गोरखालैंड एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो अब ये डिमांड फिर से उठ के आई है। तो यहाँ पे ट्राइपार्टाइट टॉक्स अब हो गए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तीनों के बीच में। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक्यूजेशन है कि वो फोर्स यूज कर रहे हैं टू क्लैम्प डाउन द प्रोटेस्ट को कम करने के लिए। और ये ट्राइपार्टाइट टॉक्स के लिए भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको डिले करना चाहते हैं। और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कहती है सेंटर से कि हम ट्राइपार्टाइट टॉक्स के लिए आएंगे अगर हमारा डिमांड गोरखालैंड सेपरेट स्टेट का डिमांड, इसको आप कंसिडर करेंगे, एड्रेस करेंगे तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है बिड टू रिमूव जस्टिस रेड्डी फेल्स अगेन। तो ये जस्टिस CV नागार्जुना रेड्डी के बारे में है। ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाई कोर्ट के जज है और इनके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए हैं। तो ये सेकेंड टाइम है 6 महीने में कि इनके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए। तो अगर जज को रिमूव करना है, मतलब ये हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनका रिमूवल प्रोसीजर सेम है और ये रिमूवल पार्लियामेंट करती है। तो इसके लिए पहले एक मोशन इनिशिएट करने के लिए सिग्नेचर्स चाहिए। अगर लोकसभा में ये इनिशिएट किया जा रहा है तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स लोकसभा के इसको सिग्नेचर करके दे, MP मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो ये इनिशिएट किया जाएगा। अगर राज्यसभा में इनिशिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स राज्यसभा के सिग्नेचर्स देंगे, तो ये मोशन इनिशिएट किया जाएगा पार्लियामेंट में, वो हाउस में। तो वही है, अगर एक बार ये सिग्नेचर्स आते हैं तो उसके बाद जो हाउस में ये इनिशिएट किया गया है वहां पे 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। तो वो ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करते और जज को रिमूव करने के जो चार्जेस है वो है प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो या तो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी का चार्ज हो और इसको प्रूव करना होता है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो है वो इनको प्रूव करती है। अगर ये प्रूव करते, वो फाइंड करते कि जज गिल्टी है, तो उसके बाद ये मोशन हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया जा रहा है तो राज्यसभा में यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा, यहाँ पे वोटिंग की जाएगी इस पे। और अगर स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इसको हाँ कह रहे हैं, और इवन एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है वो भी इसको हाँ कह रही है इस मोशन को, तो मतलब ये पास हुआ है पहले हाउस में। फिर ये जाएगा दूसरे हाउस में, वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। अगर दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो प्रेसिडेंट यहाँ पे उनको, जज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये फाइनली स्टेप लिया जाएगा। तो ये पूरा रिमूवल प्रोसेस है। और आज तक सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन जब से इफेक्टिव हुआ है, तब से कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है, रिमूव नहीं हुआ ये प्रोसीजर से। तो इम्पीचमेंट वर्ड भी जो होता है वो यूज किया जाता है जब लेजिस्लेटिव बॉडी रिमूवल करती है ऑन प्रूविंग चार्जेस, तो ये उसको कहते हैं। तो ये अभी जो जस्टिस CV नागार्जुना रेड्डी के अगेंस्ट इनिशिएट किया गया, तो यहाँ पे राज्यसभा में ये इनिशिएट किया गया था। 54 मेंबर्स राज्यसभा के इन्होंने सिग्नेचर सबमिट किए थे, पर अब 9 मेंबर्स ने इसको रिवोक कर दिए, विड्रॉ कर दिए अपने सिग्नेचर्स, तो इसीलिए इनिशिएट नहीं किया जा पाएगा। इवन पहले जब ये किया गया था दिसंबर 2016 में, तभी भी राज्यसभा में यहाँ 61 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ने सिग्नेचर्स दी थी, पर 19 मेंबर्स ने फिर से विड्रॉ कर दी थी, तो इसीलिए मोशन इनिशिएट ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे तभी भी YSR कांग्रेस के MP ने कहा था कि हमने लोगों को कहा, MPs को कहा कि अपना सिग्नेचर विड्रॉ करे, क्योंकि जो ये जस्टिस रेड्डी के अगेंस्ट चार्जेस है, वो चार्जेस ये है कि इन्होंने दलित जूनियर सिविल कोर्ट जज मिस्टर S रामकृष्ण, इनके ऊपर प्रेशर डाला, इनको विक्टिमाइज किया जब उन्होंने रिफ्यूज किया उनके भाई का नाम निकालने से। तो एक जो सर्वेंट थे उनके डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने ये जस्टिस रेड्डी के भाई को मेंशन किया था, तो वो नाम वो चाहते थे कि ये निकाला जाए डाइंग डिक्लेरेशन से। और दलित जूनियर सिविल कोर्ट जज पे जब प्रेशर डाला गया और वो रिफ्यूज कर रहे थे, तो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा था। तो ये चार्जेस है जिसको प्रूव करना है, और ये जस्टिस रेड्डी को रिमूवल के लिए ये चार्जेस पे निकाला जाएगा।
तो ये जो है दलित एंगल जो आता है सामने, इसीलिए यहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस में पार्टी एमपी कह रहे हैं कि ये जो दलित एंगल है ये हमको जुडिशरी में नहीं लाना चाहिए, हर एस्पेक्ट सोसाइटी की नहीं आनी चाहिए, ये उनका मानना और कहना है। और इसीलिए इससे हमारी जुडिशरी की इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है और हमको जस्टिस रेड्डी के ऊपर पूरा भरोसा है कि उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो फॉल्स, और ये हटाया गया है। जो सपोर्ट दिया गया था वो सिग्नेचर्स विड्रॉ किए गए और अब रिमूवल प्रोसीडिंग ही नहीं होगा। तो अगर प्रोसीडिंग होता भी और अगर वो गिल्टी नहीं होते तो उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट नहीं होता, रिमूवल प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन ये इनिशिएट ही नहीं किया गया है, तो वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है RIL BP to invest ₹40,000 crore in developing KG-D6 basin। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि ये 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन के KG-D6 ब्लॉक में। तो यहाँ पे एक डिस्कवर्ड गैस फील्ड है, ऑलरेडी डिस्कवर जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन अब काफी कम हो गया है और लास्ट 6 इयर्स से यहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसको रिवाइव किया जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इंडिया का जो नेचुरल गैस डिमांड है वो काफी ज्यादा है, पर डे हमको 5 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है और ये इंक्रीज होते जाएगी, इवन इसका कंजम्पशन डबल हो जाएगा बाय 2022, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये KG-D6 ब्लॉक से हम 12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस पर डे जनरेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो इम्पोर्ट होता है, काफी ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं हम, उसका इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स हम कम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट डिस्कवर्ड गैस रिसोर्स है KG-D6 ब्लॉक में। तो काफी कंट्रोवर्सी में रही है। यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन में KG-D6 ब्लॉक है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल गैस प्रोडक्शन कैसे लास्ट 6 इयर्स में ये कम होते गया है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस भी गैस के कम थी, ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे, इसीलिए यहाँ पे फिर ये वायबल नहीं रहा था और जो गवर्नमेंट ने कंडीशंस लाई थी उसमें फिर ये प्रोडक्शन इनके लिए कमर्शियली पॉसिबल नहीं था। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर्बिट्रेशन भी कर रही थी, परस्यूइंग आर्बिट्रेशन, कि ये KG-D6 सरेंडर करना चाहते, तो वही है, तो ये सरेंडर करना चाहिए उनको। तो ये इवन ऑडिट रिपोर्ट जो यहाँ पे आई थी, ऑडिट रिपोर्ट में भी यहाँ पे काफी कंसर्न्स रेज किए गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि रिलायंस ने ऑलरेडी मार्च 2013 तक $9.2 बिलियन ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस ने की है $10.44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। फिर उन्होंने इवन एक्सपेंडिचर जो बताए गए हैं रिलायंस के, उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं। ये 2 इन्वेस्टमेंट बताई थी रिलायंस ने, अराउंड $118 मिलियन और $160 मिलियन की। तो ये इनके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए गए कि ये कैसे इन्वेस्टमेंट्स, क्यों इन्वेस्टमेंट्स किए गए। इवन गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो शेयर करे कि ये डिस्कवरीज का कॉस्ट क्या था, तो जो ये गैस डिस्कवरीज की गई है तो ये कॉस्ट किया था इनको और ये क्या कमर्शियली वायबल है कि नहीं, तो वो डिटेल्स ऑडिट रिपोर्ट कह रही थी कि ये शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी में रही है KG-D6 बेसिन, और अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे यहाँ पे ज्यादा गैस डेवलप की जा सकेगी, रिकवर की जा सकेगी। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है यूपी रिकमेंड्स CBI प्रोब इनटू वक्फ बोर्ड्स। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड्स को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि CBI को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड्स के ऊपर एलिगेशंस है कि इन्होंने काफी सारा करोड़्स ऑफ रुपीस का इरेगुलरिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, घोटाला है। तो ये जो करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं, तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट की थी और उन्होंने फॉर्मर जो MP है, फॉर्मर मिनिस्टर है अंडर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट, मिस्टर आजम खान, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट और मिसयूज ऑफ ऑफिस किया गया है। तो उसके ऊपर अब CBI इन्वेस्टिगेट करेगी और ये वक्फ बोर्ड्स को तो डिसॉल्व किया गया। तो ये वक्फ बोर्ड्स क्या होते हैं, वक्फ क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो वक्फ मतलब एक बॉडी होती है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो चैरिटी पर्पसेस के लिए फंक्शन करते हैं, और यहाँ पे वो इवन मॉस्क्स है, मस्जिद्स है और इवन जो दरगाह है उनका रेगुलेशन इनके हाथ में होता है। तो ये वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किए गए, इवन स्टेट्स में वक्फ रेगुलेशन के लिए लॉज भी पास किए गए हैं, तो ये वक्फ लॉज के अंदर आती है। और यहाँ पे जो इनका इनकम होता है ये वही चैरिटी पर्पसेस के लिए, पुअर नीडी को असिस्टेंस देने के लिए यूज किया जाता है, तो ये वक्फ होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप्स प्रोटेस्ट GST।
तो ये डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को के नोटिस में लाया है कि जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है, टैक्सेशन स्लैब में सारा चीजें डाले उन्होंने, तो ये जो एड्स यूज किए जाते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेल टाइपराइटर है, क्रचेस है, व्हील चेयर्स है, इनके ऊपर टैक्सेशन लाया गया जीएसटी के अंदर। हालांकि पहले ये टैक्स फ्री थे, तो अब इनके ऊपर टैक्स लाया जा रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है अभी रिसेंटली पास हुआ है 2016 में, उसके अंदर इनके लिए प्रोविजंस करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, फैसिलिटीज देनी चाहिए, और रादर यहाँ पे गवर्नमेंट उनको टैक्स कर रही है। तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ना पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, चंदन टीका वगैरह इसको टैक्स फ्री रखा गया है, और जो डिसेबल्ड के लिए जो एसेंशियल है, लाइफ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, उनके ऊपर टैक्सेशन लाया जा रहा है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है ब्रेल बुक्स जो होती है, तो ब्रेल बुक्स जो ब्लाइंड लोगों के लिए प्रिंट की जाती है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स इनका कॉस्ट ज्यादा होता है नॉर्मल बुक से। तो ये एनीवे फीजिबल नहीं होती, अफोर्डेबल नहीं होती काफी लोगों के लिए, और अब इसके ऊपर टैक्स लाया जा रहा है 12% जीएसटी। तो ये इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन हियरिंग एड पे 12% टैक्स है, ब्रेल टाइपराइटर्स पे 18% टैक्स है, इवन व्हील चेयर्स, क्रचेस पे 5% टैक्स लाया गया है, आर्टिफिशियल लिम्स पे भी। तो ये पॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रेज किया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल का डिसीजन चेंज होना चाहिए। फिर अगला है शरीफ ग्रिल्ड ओवर पनामा पेपर्स। तो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है पाकिस्तान में, जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी है यहाँ पे, और इवन मिलिट्री इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव्स है, और ये इन्वेस्टिगेट कर रहे, क्वेश्चन कर रहे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ को भी। पहले इन्होंने इनके 2 बेटों को भी क्वेश्चन कर दिया है। तो ये जो एलिगेशन है इनके ऊपर, चार्जेस है, वो ये है कि इनकी फैमिली ने 4 एक्सपेंसिव फ्लैट्स लिए लंदन की प्राइम एरिया में। तो इसके लिए ये जो है पैसा कहाँ से आया, वो क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये पैसा हमने जो मिल थी, फैमिली की मिल, उसको सेल किया और उससे ये फ्लैट्स परचेज किए। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब किया जा रहा है। ये सारा डिटेल सामने आया थ्रू द पनामा पेपर्स लीक। तो ये पनामा पेपर्स लीक किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पनामा जो है ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री, और ये एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब है कि वो कंट्री जहाँ पे टैक्सेशन रेट ज्यादा हाई नहीं होते, तो टैक्सेशन रेट्स कम होते, प्लस उनके यहाँ प्रोविजंस ये भी होते हैं कि वो जो टैक्स जो यहाँ पे जिसके इन्वेस्टमेंट्स है, जिन लोगों के जो भी कंट्री के हो, वो उनकी आइडेंटिटीज रिवील नहीं करते, सीक्रेसी भी इंश्योर करते। तो पनामा ये एक इम्पोर्टेंट टैक्स हेवन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लॉ फर्म है, पनामा बेस्ड लॉ फर्म मोसैक फोंसेका। तो इनके थ्रू ये पूरा लीक हुआ था। तो मतलब जैसे कि अगर इंडियंस एंटिटीज है, इंडियंस के भी नाम यहाँ पे सामने आए हैं, तो अगर यहाँ पे उनके पास जो रिच पीपल ये करते, तो अगर उनके पास काफी सारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, वो अर्न कर रहे हैं, तो वो जो सारा प्रॉफिट जब वो डिक्लेयर करेंगे, इनकम डिक्लेयर करेंगे, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 30%, इवन ज्यादा टैक्सेस भी होते। तो ये टैक्स में उनका काफी पैसा चला जाएगा। तो ये टैक्स इवेड करने के लिए, कि उनको टैक्स ना भरना पड़े, वो ये सारा पैसा ये कंट्री में यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे टैक्सेशन काफी कम होगा, और यहाँ पे वो आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन क्या हिसाब से टैक्स डालेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो शेल कंपनी बनाई जाती है। तो ऑफशोर कंपनीज मतलब नाम के लिए ऐसे बनाई जाती है, सिर्फ उनको अपना पैसा डालना है। तो ये जो मोसैक फोंसेका पनामा की लॉ बेस्ड फर्म थी, ये इसमें ही एक्सपर्टाइज करती थी, स्पेशलाइज करती थी ऑफशोर कंपनीज बनाने में। तो पूरा वेब बनाया जाता था जाला के, ये कंपनी इधर से यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, वो पूरा जो लॉ वर्क है ना, बैक एंड पेपर वर्क, वो ये करते थे सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इनके यहाँ से ये लीक हुआ सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अराउंड 11.4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। तो ये एनोनिमस सोर्स से ये लीक हुआ, इसने किया नहीं पता, पर ये जर्मन न्यूज़पेपर के साथ में सब डिटेल्स आए। अराउंड 2,14,488 ऑफशोर कंपनीज की डिटेल्स इसमें थी फ्रॉम 1977 टू 2015। तो फिर ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये फिर इंटरनेशनल मीडिया में अराउंड 109 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में आया, अराउंड 76 कंट्रीज में, और इनके ऊपर सब एनालिसिस किया गया, और फिर ये सब पब्लिश हुआ, जिनमें सामने आया कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग इन्वॉल्व थे। 12 हेड्स ऑफ स्टेट लीडर्स, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ देख रहे पाकिस्तान की, वैसे 6 करंटली इन पावर लीडर्स के नाम भी यहाँ पे सामने आए। सीनियर पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स, काफी सारी कंपनीज ने भी यहाँ पे ऑफशोर कंपनीज बनाई थी, बैंक्स ने, लॉ फर्म्स ने, तो सब ये डिटेल्स सामने आए हैं। तो वही है, तो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया से भी काफी सारे नाम आए हैं फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड, इवन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। तो यहाँ जो ये लीडर्स
जो प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम सामने आए अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का नाम आया है कि उनके फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ऑफशोर कंपनीज बनाई है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का नाम आया, उनके ब्रदर इन लॉ की यहाँ कंपनीज है पनामा में। तो ये सारे जो है, इवन फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन और आइसलैंड के, अर्जेंटीना के, ये सारे लीडर्स के नाम भी इस मोसैक फोंसेका के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उनमें नाम आया। तो ये है पनामा पेपर्स लीक। फिर अगला न्यूज आइटम है यूके टू होल्ड इंक्वायरी इनटू लंदन हाई राइज फायर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ग्रेनफेल टावर लंदन में, यहाँ पे ये 24 स्टोरी अपार्टमेंट ब्लॉक था, अराउंड 120 अपार्टमेंट्स थे, यहाँ 600 लोग रहते थे। यहाँ पे आग लग गई जिसकी वजह से पूरा बिल्डिंग फायर हो गया था। तो ये इसके अंदर अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने कहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट फर्स्ट टाइम इन अ जनरेशन, मतलब फर्स्ट वर्स्ट केस ऑफ फायर इन दिस ब्रिटिश जनरेशन का ये इंसिडेंट है। तो काफी शॉकिंग रहा है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिर अगला है बिल्डर्स टोल्ड टू पास ऑन जीएसटी बेनिफिट। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम्स ने बिल्डर्स को वार्न किया है कि वो कस्टमर्स को बेवकूफ ना बनाए। वो जीएसटी रेट, उनके ऊपर 12% का जीएसटी रेट अप्लाई किया गया है। तो वो अभी न्यूज ये आ रही है कि बिल्डर्स कस्टमर से कह रहे हैं, जो उनके पास से बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पेमेंट कर ले, 1 जुलाई से पहले पेमेंट कर लेंगे, वरना उनके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। तो फिलहाल जो टैक्सेशन रेट लगता है वो है 4.5% सर्विस टैक्स और 1% कंपोजिशन, मतलब 5.5% टैक्स लगता है बिल्डर्स को पे करना होता है। तो अब जो 12% जीएसटी आ रहा है, तो वो यही बता रहे हैं कि अब टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जल्द से पे किया जाए। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वो कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये 12% टैक्स लाया गया है, ज्यादा है, पर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है बिल्डिंग का, जो अपार्टमेंट वगैरह का, वो कम हो जाएगा। तो वो जो टैक्स लगा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगा रहे हैं, मतलब कस्टमर्स ने ऑलरेडी खरीद लिया है। तो एक कॉस्ट पे से 1 करोड़ एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे 1 करोड़ पे अगर उन्होंने फ्लैट खरीद लिया है, तो 1 करोड़ पे उनको 5.5% टैक्स लगता था। अब उनके ऊपर जीएसटी आने के बाद फ्रॉम 1 जुलाई 12% टैक्स लगेगा। तो जो 12% टैक्स लगेगा उनके ऊपर, तो ये 1 करोड़ अमाउंट नहीं रहेगा, उनके फ्लैट की कीमत भी कम हो जाएगी, क्योंकि बिल्डर के लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट क्यों कम होगा? क्योंकि जीएसटी जो है ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जो ऑलरेडी इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं बिल्डिंग में, तो उसके ऊपर ऑलरेडी जो टैक्स किए गए हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। तो यही सिस्टम है, जो पूरा डिटेल्स है इसकी जीएसटी की, वो यही है कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, तो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज किया जा सकता है, जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा है, जो कॉटन बायर वो टैक्स पे करके उन्होंने पेमेंट कर लिया। अब कॉटन बाय कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, क्लॉथ बनाने वाले क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, तो उनके ऊपर जो इनपुट ले रहे हैं वो तो कॉटन एमआरपी पे वो खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो वो टैक्स उनको क्रेडिट मिलना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगनी चाहिए, टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का, इसीलिए पूरा जीएसटी नेटवर्क, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकबोन चाहिए। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा उसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, बिल्डिंग बनाने के लिए काफी सारे रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो उस सब पे जब टैक्सेशन ऑलरेडी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो ये एग्जांपल दिया जा रहा है कि इसका बिल्डिंग कॉस्ट में भी 95 लाख हो जाएगा 1 करोड़ से। तो ये 5 लाख उनको इनपुट टैक्स कॉस्ट जो है इनको ये क्रेडिट मिलता है। तो ये अब अगर वहां पे टैक्सेशन लगेगा, तो ये टैक्सेशन 95 लाख पे 12% लगेगा, फिर भी ये हाई है। तो अभी यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि 12% ऑफ 95 लाख एंड 5.5% ऑफ 1 करोड़, तो फिर भी ये 95 लाख वाला 12% टैक्स ज्यादा ही होगा। तो ये जो टैक्स तो ज्यादा, मतलब पेमेंट तो ज्यादा करना ही होगा, टैक्सेशन अमाउंट ज्यादा है ही, पर वही है कि जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उसको पास ऑन करना है। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज भी एक लाया गया है जीएसटी में, तो ये अब डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कितना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि टैक्सेशन रेट बढ़ाया गया है इस केस में, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो कौन सा कम ज्यादा क्या होता है, वो कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज लगाना चाहिए या नहीं वो देखना होगा। तो लेकिन जीएसटी लॉ में लाया गया एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज का मतलब है कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद अगर कॉस्ट कम हो रहे हैं, तो वो कॉस्ट कम वो
कंपनीज जो है, जो भी एंटिटीज है, गुड्स या सर्विस प्रोवाइडर, वो कंज्यूमर्स को भी उसका बेनिफिट दे। अगर नहीं देंगे तो ये एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज के अंदर उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये है, तो ये कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट तो है ही, पर इसके ऊपर एक वार्निंग दी गई अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने। फिर अगला न्यूज ये है, तो ये डिटेल्स भी दी गई है। तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने से ये भी एक कहा जाता है कि कॉस्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो भी काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, क्योंकि वन नेशन वन मार्केट करके जीएसटी है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस नहीं होंगे, तो जो स्ट्रीमलाइनिंग किया जाएगा तो लॉजिस्टिक्स का जो टैक्स इंसिडेंस कम होगा, उसकी वजह से भी काफी बेनिफिट होगा, तो कॉस्ट ओवरऑल कम होंगे, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसकी वजह से भी कॉस्ट कम होंगे, तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस कम होंगे, लेकिन इनिशियली में भी इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि जीएसटी रेट्स जो अभी लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से प्राइसेस में भी इंक्रीज हो। फिर अगला है लीनियंट व्यू इनिशियली ऑन जीएसटी कंप्लायंस। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है जिन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट लीनियंट व्यू लेंगे जीएसटी कंप्लायंस के रिलेटेड। मतलब अगर जीएसटी के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसमें कोई मिस्टेक्स हो गई, टेक्निकल एरर्स हो गए, तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कीन है कि 1 जुलाई से ही जीएसटी रोल आउट होना चाहिए। हालांकि कंसर्न्स रेज किए गए कि काफी इश्यूज ग्लिचेस है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्ट्रांगली उनके ऊपर नहीं आएगी। तो कंसर्न्स जो है मेनली वो ये रेस किए जा रहे हैं। एक तो है एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज का, कि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये कंसर्न है। इवन रिवर्स चार्जेस अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, वो एक कंसर्न है। और ई वे बिल जो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, जो जब गुड्स इन ट्रांजिट होते तो बायर, ट्रांसपोर्टर, सेलर तीनों को ये ई वे बिल, एक ई वे नंबर इनिशिएट किया जाता है, वो जनरेट करके इनको ये नंबर दिया जाता है, तो उसको वो यूज किया जाता है जब भी ऑन ट्रांजिट, जब गुड्स ट्रांजिट किए जा रहे हैं, तो उसको चेक करने में ये नंबर बेनिफिशियल होता है कि गुड्स कहाँ से कहाँ पहुंच रहे, वो इंस्पेक्शन में भी बेनिफिशियल होता है। और जब ये गुड्स पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तब ये ई वे बिल पूरा एंड किया जाता है। तो ये जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होने से पहले इसको इनिशिएट करना होता है, तो ये भी मिनिमम 50,000 से ज्यादा अगर है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का अमाउंट, तो ये ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। तो ये सारे प्रोविजंस जीएसटी में है। तो ये भी कहा गया है, क्लैरिफाई किया गया है कि अगर ये जेन्युइन मिस्टेक होगी तो इसको लीनियंटली लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मैलिफाइड इंटेंशन से जानबूझ के टैक्स इवेजन या और कोई पर्पस के लिए ये करेंगे, तो फिर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो वही है। तो यहाँ से इस जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए वो भी हाईलाइट कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स चार्जेस काफी कम हो जाएंगे हमारे, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो क्योंकि वन नेशन वन मार्केट, तो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट में भी वगैरह यहाँ पे अलग अलग चार्जेस कुछ नहीं होगा। तो ये रिवर्स चार्ज क्या है ये हम देख लेते हैं। तो जब एक कोई गुड्स सेल किया जा रहा है, तो जो जीएसटी है वो किन को पे करना होगा, इसकी लायबिलिटी जो है ये सेलर पे होता है। कि सेलर जब ये गुड्स बेच रहा है, तो अगर वो जिसको भी बेच रहा है, तो जीएसटी टैक्स भी वो ऐड करके वो पेमेंट लेंगे, और वो जीएसटी गवर्नमेंट को वो पे करेंगे। तो सेलर पेज जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है, तो रजिस्टर्ड डीलर में ये नॉर्मल चार्ज है। तो ये नॉर्मल यही होता है कि अगर रजिस्टर्ड डीलर है, वो कोई चीज बेच रहे, तो जीएसटी अमाउंट वो कलेक्ट करेंगे, जीएसटी टैक्स, और वो टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है, मतलब जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डीलर्स होते हैं वो अनरजिस्टर्ड हो गए, वो जीएसटी नेटवर्क पे रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। तो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है लेकिन वो बेच रहे हैं ये चीज, जो बायर है वो रजिस्टर्ड है, बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में बायर है, तो फिर इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो इसके अंदर जीएसटी पे का जो पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर्ड बायर पे, सेलर पे नहीं, क्योंकि सेलर अनरजिस्टर्ड है लेकिन बायर रजिस्टर्ड है, तो इसको कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा इन केसेस में। तो ये इसलिए लाया जाता है ताकि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज किया जा सके और टैक्स कंप्लायंस भी इंप्रूव किया जा सके। तो ये इसके लिए है। तो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड बायर है, तो फिर वहां पे कुछ अप्लाई नहीं हो सकता। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीक कमेंट ऑन पोयम रूल चेंजेस। तो ये पोयम है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये पोयम रूल्स जो है ये लाए गए थे पहली बार इन इंडिया इन फाइनेंस एक्ट 2015। तो बजट पास करते तो 2 बिल्स पास होते, तब बजट पास किया जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल।
तो फाइनेंस बिल जो है वो पास होके जब 2015 में एक्ट बना, उसके अंदर ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो फाइनेंस बिल जनरली टैक्सेशन रिलेटेड ही होता है, तो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये रूल्स रेगुलेशंस इसमें कि ये कंक्लूड किया जा सके कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ये कंपनी का कहाँ है। तो क्या वो इंडिया में है, क्योंकि अगर इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो इंडिया में उनको टैक्स भरने होंगे, और अगर नहीं है तो नहीं। क्योंकि क्या देखा जाता है कि टैक्स इवेड करने के लिए काफी सारी कंपनीज ऑफशोर कंपनीज ऐसे ही स्टैब्लिश कर देती है, शेल कंपनीज के जैसे। उनका एक्चुअल काम सब इंडिया में ही हो रहा है, पर वो इंडिया में टैक्स नहीं पे करना चाहते, तो टैक्स हेवन में कहीं पे ऑफशोर कंपनी बना दी उन्होंने, और वो कहते हैं हमारी कंपनी तो वहां रजिस्टर्ड है, तो हम ये इंडिया में क्यों टैक्स पे करें, हम वहां पे टैक्स पे करेंगे। तो इन केसेस में टैक्स इवेजन हो रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन लाई, पोएम। तो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के रूल्स है। तो जैसे पैसिव इनकम कहाँ से आ रहा है, टोटल एसेट बेस कहाँ पे है, कितने एम्प्लॉइज और कहाँ पेरोल एक्सपेंसेस इनका कितना है, इंडिया में कितने लोगों को कितना पे कर रहे हैं और बाहर कितना पे कर रहे हैं। तो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। तो इवन डिजिटल एरा है तो डिजिटल प्रेजेंस भी देखा जाता है, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं देखा जाता, और ये डिसाइड किया जाता है, और फिर इसके बेसिस पे टैक्सेशन लगाया जाता है अगर लायबल है तो ये इन केसेस में ये भी कहा गया है कि हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, इवन इसके लिए सब्सटेंटिव एविडेंस होगा तो ही ये पोएम रूल्स लाए जाएंगे, और इवन इसका डिसीजन लेने के लिए तो हायर अथॉरिटीज होगी जिनको ये अप्रूव करना होगा। तो ये है, तो शेल फर्म्स जो है उनको बेसिकली टारगेट किया गया, और फॉरेन कंपनीज को इसी वजह से दिक्कतें नहीं आएगी, एंश्योर किया गया था, पर फॉरेन कंपनीज ने कंसर्न्स रेज किए। तो इसके लिए अभी जो न्यूज है अभी वो यही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट्स किए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स को, और इसको पब्लिक डोमेन में रखा है कमेंट्स के लिए। तो उसके बाद इनको फाइनलाइज किए जाएंगे ताकि जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस किया जा सके। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट अनवील्स टिट फॉर टैट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जो मई 2017 में अनाउंस की गई थी। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग के लिए भी उनको काफी सारे गुड्स चाहिए होते हैं, सर्विसेज चाहिए होती है, तो उनको वो ऑर्डर्स देने होते हैं, तो उसके लिए वो टेंडर जनरेट करते हैं। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट काफी ज्यादा अमाउंट्स होते हैं, तो इसमें अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा तो इससे इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनको ज्यादा कैपिटल मिलेगा, टेक्नोलॉजी इनके पास आएगी ज्यादा, वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इवन इनकम जनरेट होगा इनके लिए, तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इसीलिए ये डोमेस्टिक सप्लायर्स को, लोकल कंटेंट के वो बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई गई। तो इसके अंदर वही है कि मिनिमम लोकल कंटेंट एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ऐसे करके दिया गया था। तो यहाँ पे जो है डिटेल्स दी गई है, जैसे कि अगर जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का टेंडर है वो 50 लाख या उससे कम है, तो अगर छोटा टेंडर है, कम का टेंडर है, तो उस केसेस में सिर्फ लोकल सप्लायर्स ही एलिजिबल होंगे वो टेंडर को बिड करने के लिए। और अगर बड़ा टेंडर है, 50 लाख या उससे ज्यादा का टेंडर है, तो फिर उन केसेस में फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया गया, लेकिन फिर अगर जो लोवेस्ट बिड आएगी वो जीतेगा। तो अगर लोवेस्ट बिड फॉरेन कंपनी की है तो उनको ये हैंड ओवर नहीं किया जाएगा ये प्रोजेक्ट। उन केसेस में जो लोकल प्लेयर लोवेस्ट बिड है जिसकी, और वो लोवेस्ट बिड 20% विद इन द 20% मार्जिन है जो फॉरेन एंटिटी ने बिड दी उसमें, तो उनको लोकल सप्लायर को, लोकल प्लेयर को यहाँ पे एक ऑप्शन एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्या वो ये जो फॉरेन कंपनी की लोवेस्ट बिड है उस बिड पे, इस अमाउंट पे वो सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो रेडी हो जाएंगे लोकल सप्लायर, तो फिर वो लोकल सप्लायर को ही वो टेंडर जाएगा। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अनाउंस किया गया था। तो अब यहाँ पे न्यूज ये है कि एक और प्रोविजन किया गया, यहाँ पे एक ऑर्डर लाया गया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017, जिसमें उन्होंने टिट फॉर टैट पॉलिसी लाई है। मतलब के कोई कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाता पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के लिए बिड करने के लिए, तो फिर इंडिया भी उन कंट्रीज की फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं करेगी बिड करने, और जहाँ पे अलाउ किया जाता है उनको अलाउ किया जाएगा। तो टिट फॉर टैट पॉलिसी यूज की जाएगी, तो ये अनाउंस किया गया है। फिर इवन जो कितना मिनिमम लोकल कंटेंट है वो भी नोडल मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कितना मिनिमम लोकल कंटेंट होना चाहिए। वो 20% से लेके कितना भी हो सकता है, ऐसे ऑर्डिनरीली 50% एटलीस्ट लोकल कंटेंट है कि वो डोमेस्टिक सप्लायर है, ये प्रूव किया जा सके। फिर अगला न्यूज आइटम है
फेड रेजेस की रेट्स, अनवील्स प्लान टू रिड्यूस बॉन्ड होल्डिंग्स। तो फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई है तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, तो वैसे ही यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक है जो, तो यहाँ पे इन्होंने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अब इंक्रीज किया है थर्ड टाइम इन 6 मंथ्स। तो ये 1% पे था तो इसको 1.25% पे लाया गया है, तो ये 25 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया गया। तो ये जो डिसीजन लिया गया है तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड था, आगे भी एक और इंक्रीज किया जाएगा वो भी उन्होंने अनाउंस किया, पर कब करेंगे वो नहीं बताया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स काफी कम है, आप देख सकते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे लाए गए थे। तो इवन यहाँ पे भी जो की इंटरेस्ट रेट्स है वहां पे आप देख सकते हैं 2005 से 2006-7 में ये 5% प्लस थे इंटरेस्ट रेट्स पर, लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इसको काफी कम लाया किया गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे, 0 to 0.25% पे थे ये इतने टाइम तक। तो अब 2015 से इसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं दिसंबर 2015 में ये 0.75% पे थे और फिर उसके बाद जो इंक्रीज किया गया है तो वो आप देख सकते हैं 1% मार्च 2017 में भी लाया गया था और अब ये 1.25% हुआ है। तो इसको फिर से वही हाई रेट पे लाना है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट्स क्यों डिक्रीज किए गए? क्योंकि रिसेशन था। तो रिसेशन का मतलब है जब इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा ठप हो रही है इकोनॉमी। तो ग्लोबल क्राइसिस जो हुई थी यहाँ पे इनिशिएट हुई थी यूएस में, तो उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमी पूरी ठंडी हो गई थी। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है कि आप लोन्स लो, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा, मतलब लोन्स लो, आप इन्वेस्ट करो, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया था, लेकिन फिर से इसको बैक ऑन ट्रैक लाना है, तो इसीलिए अब फेडरल रिजर्व वही स्टेप्स ले रही है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्टिव्स है फेडरल रिजर्व की भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए, एक है कि एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइज करना है उनको और प्राइसेस स्टेबलाइज करने हैं। तो इवन अभी भी स्टार्ट ऑफ 2017 में इकोनॉमिक स्लो डाउन के आसार थे, पर फिर भी फेडरल रिजर्व ने कहा है हमको फुल कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे और इकोनॉमी ड्यूरेबल है, फंक्शन कर पाएगी। ये 1.25% जो परसेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए इन्होंने उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, और ये इससे इवन सेवर्स जो है, जो सेविंग्स करते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको बेनिफिट होगा, तो ये बेटर होगा उनके लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, सेंटर प्लान्स टू कट एमएसटीसी स्टेक टू 65%। तो एमएसटीसी ये मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है अंडर यूनियन स्टील सेक्टर। तो स्टील मिनिस्ट्री के अंदर ये एमएसटीसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर है 89.8%। तो ये स्टेक अब 65% तक लाया जाएगा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, इसके बाद इवन ये कंपनी को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है फॉर लिस्टिंग, तो स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट भी किया जाएगा। तो ये जो स्टेप है इसको इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, वो ये न्यूज है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।